अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। आज तीन तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन करेंगे, मेरे कॉलीग्स हैं, पुराने दोस्त हैं और पाकिस्तान में जो मामलात हैं उनको बड़ी करीब से देखते हैं। देखने कुछ बहुत कुछ है। आज मैं प्रोग्राम शुरू करूंगा कुछ उन अहम डेवलपमेंट से जो हमारे खित्ते में हो रही हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको याद हो नाज़रीन के इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग पाकिस्तान ने उसको होस्ट किया, इस्लामाबाद में कुछ ही दिन पहले हुआ, तो उसमें चीफ ऑफ द आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ही अहम स्पीचेस की, जिनके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में एक डिलिबरेट जो है वो एक चेंज आ रहा है और रेसिप्रोकेट हो रहा है इंडिया की तरफ से। तो कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनका क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद पीपल्स पार्टी, पहले तो कहा जाता था कि पीटीआई और पीडीएम का माहौल जो है वो गर्म है, लेकिन अब पिछले चंद दिनों से ये इक्वेशन को चेंज हो गई है और अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का माहौल जो है वो रोजाना की बुनियाद पे गर्म होता है। कल कुछ गोलाबारी हुई, आज मजीद जो है तनकीद के तीर जो है वो चलें। ये मामलात कहाँ जा रहे हैं, जरा इस पर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में अब मेजर ट्रेंड्स हमें क्या नजर आ रहे हैं। तीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद मालिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी, एंकर। जनाब वसीम बदामी साहब, ज़बरदस्त शो करते हैं अपना, पाकिस्तान के मशहूर तरीन एंकर पर्सन हैं। और महमल सरफराज साहिबा तज्ज़िया निगार हैं, कॉलम नवीस हैं और जियो टेलीविजन पे अपना शो करती हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मालिक साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये जो सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, इसमें जो एक नुक्ता था आर्मी चीफ का, जो सारी दुनिया में जिसका नोट लिया गया और खित्ते में भी उस पर बहस हो रही है, जरा मैं नाज़रीन को एक बार सुनवा दूं कि आर्मी चीफ ने क्या कहा, फिर मैं जरा आपका रिएक्शन लूंगा। सुनिए जरा। Developing countries like Pakistan today faces multi-dimensional challenges which cannot be navigated single-handedly. Therefore, we all require a multilateral global and regional approach and cooperation to overcome these challenges. Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. जी मालिक, इट इज टाइम टू बेरी द पास्ट, लेकिन साथ साथ हमारा जो हमसाया है भारत, उसने कश्मीर पे जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसके वाले से भी कुछ करना होगा। कितना सिग्निफिकेंट है ये? फाद, आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिसी तो बड़े अरसे से यही है। मुझे पाकिस्तान की पॉलिसी में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह ने या सिविलियन गवर्नमेंट के सरबराह ने ऑलिव ब्रांच ना दी हो इंडिया को, लेकिन हमने हमेशा कश्मीर से लिंक किया। द बॉल इज़ इन इंडियाज़ कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे खाली एक सियासी डिफरेंसेस की बात नहीं है। आपको पता है, मोदी साहब हो गए, अमित शाह हो गया, विद डोबल पीपल दे, ये तीनों को अगर आप मिला लें तो ये हिंदुत्वा के बड़े रिलीजियस बिगेट्स हैं। ये तीन लोग, दे आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिकल चीज़ें हों तो आप समझौता करते हैं, चीज़ें करते हैं। ये लोग मज़हब के तनाजुर में देखते हैं और हिंदुत्वा के तनाजुर में देखते हैं। इनको ट्रीट करना कि जैसे एक पॉलिटिकल राइट विंग की एक्सट्रीम पार्टी आ गई है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये सेंस इनको समझ आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो हमारी एक फ्लॉड थिंकिंग होगी, क्योंकि आप इनके आप पास्ट देख लें, इनकी एसोसिएशंस देख लें, इनकी ओवर द ईयर्स देख लें, ये अपने आप को बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड उसके, ये बिल्कुल मजहबी जनूनी है। सो आई डोंट थिंक कि हमारी इन ऑफर से फ्रैंकली कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनका जो प्रायोरिटी है, और वो अपने आप को हिस्ट्री का फुट नोट देखता है मोदी। आप नरेंद्र मोदी को देखें, अभी जो उनकी शक्ल भी बन गई है, जेन्युइन जो उनके बारे में कहा जाता है कि जी प्लान्स टू बिकम अ साधु, जब टर्म ख़त्म होगी या रीइलेक्ट नहीं होंगे, तो इन्होंने आगे एक मजहबी रोल देखा हुआ है। सो ये बड़े हार्श किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं। इनके लिए कश्मीर एक इशू खाली एक ऑटोनमस रीजन का या छोड़ने का नहीं है, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का भी है। और वो मुसलमान जिसको गुजरात से लेके आज तक इनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं, अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के, अजीत डोवल के, तो इनमें तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अब ये देख लीजिए, इवन जो दूसरी माइनॉरिटी सिख्स हैं, उनको ये किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो फार्मर प्रोटेस्ट है। और जो अजीत डोवल की एक डॉक्ट्राइन है ना कि जी हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है,
वो शेल्फ लाइफ आप गुजार दें, उसके बाद हर रेजिस्टेंस टूट जाती है। कश्मीर में भी वही कर रहे हैं, वो सिखों के साथ भी वही कर रहे हैं। इनका वर्ल्ड व्यू बाकी वर्ल्ड व्यू से बहुत मुख्तलिफ है। ये मॉडर्न डे के नार्सिज्म के लोग हैं। मेरा ख्याल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारी ऑलिव ब्रांच से कोई फ़र्क पड़ेगा या मुझे उनके रवैये में तब्दीली आएगी, अनलेस और एक्सटेजेनस जो फैक्टर्स हैं दे कम इन टू प्ले द वे थिंग्स आर। आई थिंक महमल, ये जाहिर बात है मालिक थोड़े से स्केप्टिकल हैं कि मुश्किल लगता है, और अगर हम इनका ये सही कह रहे हैं कि अगर आप इस टाइम जो बीजेपी की लीडरशिप है, उसकी जो नजरियात हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसको अगर आप देखें तो मुश्किल लगता है कि इस तरह की रेसिप्रोसिटी हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो कुछ उस दिन कहा गया, जो आर्मी चीफ ने कहा, ये एकदम तो नहीं हुआ। यानी ये को 5, 6, 8 महीने से ये बिहाइंड द सीन्स ये मामला चल रहे हैं। उसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जिनका जिक्र आना शुरू हो गया है इंटरनेशनल मीडिया में, और कुछ ना कुछ हद तक वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो दोनों तरफ बात कर रहे हैं। यानी अगर आर्मी चीफ ने ये जो बात की है तो जाहिर बात है एक रीजनेबल कंक्लूजन ये होगा कि दूसरी तरफ से कुछ अश्योरेंसेस मिली हैं जिसकी बुनियाद पे ये बात आगे चली है। सवाल मेरा ये है, ये स्टेप तो हमने ले लिया, लेकिन पॉलिटिकल बाय आउट हमारा कितना होगा महमल? फॉर एग्जांपल पीटीआई तो जाहिर बात है ऑन बोर्ड है, लेकिन पीएमएलएन हो गई, या जो मजहबी जमातें हो गई, या पीपल्स पार्टी हो गई, ये प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो सकता है इस पॉलिसी के लिए? या आपके ख्याल में मोर और लेस तकरीबन मुत्तफिक होंगे सारे इस पे? देखिए फहद, जो बातें मालिक साहब ने की हैं एक्चुअली वो काफी हद तक दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से एक ये थिंकिंग थी कि अगर एक राइट विंग यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आप कर लेना, कि लगता था कि अगर बीजेपी की हुकूमत आएगी और अगर बीजेपी की हुकूमत जो है वो पीस करेगी तो उसमें ज्यादा वजन होगा, ना कि कांग्रेस, क्योंकि उनके और मसाइल हैं तो उनको उधर जरा एक और निगाह से देखा जाता है, तो शायद इस वजह से बेहतर तरीके से पीस प्रोसेस आगे चल सके। ये हमने पाकिस्तान में थिंकिंग देखी। आप ये देखिए कि मोदी की दूसरी हुकूमत आने से पहले वजीर आजम साहब ने भी कहा कि हम वेट कर लेते हैं इलेक्शंस का, और फिर जब जो भी हुकूमत आएगी तो फिर हम उनसे बात करते, क्योंकि लग यही रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट जीतेगी। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट अंडर अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी की हुकूमत मोदी के अंडर बिल्कुल फर्क है। और ऐसा मालिक साहब ने बात की ना, अमित शाह और ये मोदी और फिर वो योगी जो है यूपी वाले, इन सारों की जो पॉलिसीज है ना वो एक्चुअली बड़ी खौफनाक हैं, और वो एक एंटी माइनॉरिटी उनकी उधर जो डोमेस्टिक अपनी पूरी पॉलिसी है वो बहुत ही एक खौफनाक किस्म की है। लेकिन मैं ये बात करूं कि आपने सवाल किया पाकिस्तान के तनाजुर में कि क्या हमारी ऑपोजिशन की जमातें जो हैं वो इस चीज को कैसे ले। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा से पीस की बात की, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी पीस की ही बात की गई। वो बेशक मोहतरमा की जिंदगी की हुकूमतें हों या अभी जो 2008 वाली हुकूमत थी, मियाँ साहब के भी यही है। फिर हमने देखा उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने भी, हालांकि कारगिल के बावजूद, आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल थे वो, लेकिन उसके बावजूद उनको रियलाइज हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस होना चाहिए। उन्होंने तो 4 पॉइंट एजेंडा दे दिया जो कि इंडिया की तरफ से ना माना गया। हालांकि उसको बहुत सारे जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो एक्चुअली समझते थे कि एक बहुत ही अच्छी एक तजवीज थी कि जिसके ऊपर अगर अमल होता तो वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अमन कायम हो सकता। फिर हमने अभी पुलवामा के बाद भी देख लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से तो एक्चुअली पीस ही की बात की गई, और उस वक्त भी किसी ने अपोज नहीं किया उस चीज को। इवन जब अभिनंदन को भी वापस किया गया, पीस जेस्चर्स पाकिस्तान की तरफ से किए गए, तो ऑपोजिशन पार्टीज ने वो नहीं की। हाँ, जिस एक चीज के ऊपर मेरे ख्याल में, क्योंकि ये अभी क्लियर कट एक बताना पड़ेगा हुकूमत को भी कि वे फॉरवर्ड है क्या, और खास तौर पर कश्मीर के इशू पे वजीर आजम साहब और आर्मी चीफ दोनों ने कश्मीर का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि बगैर कश्मीर के मसले के हल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमें आगे बढ़ना जरूर चाहिए। देखिए फाद, ये बहुत, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन भी है, कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन मैं इसमें एक चीज जो अच्छी जो आर्मी चीफ साहब ने, सॉरी मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगी, कि जो आर्मी चीफ साहब ने बात की थी ना कि एक्चुअली ये ट्रेड टाइज, इकोनॉमिक टाइज, ये सब कुछ कितनी अच्छी चीज हो सकती है। आप देखिए सार्क आज तक आगे नहीं बढ़ सका, वो यूरोपियन यूनियन की तरह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सका, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस नहीं। सो आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर, लेकिन हमें फॉर्मुलेट करना है। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशन,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन वसीम बदामी इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये बात तो दुरुस्त है जो मेमल कह रही है कि ये जो पॉलिसी है कि अगर आप थोड़ा सा बेहतरी ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, टेंशन को कशीदगी को कम करना चाह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी भी इसको फॉलो करती रही है माजी में और उसकी कीमत भी जो है उसको चुकाना पड़ी, PMLN भी करती रही है, वो भी भुगतती रही है इस पॉलिसी से। लेकिन अब इस वक्त ये पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। अब PMLN के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, या तो वो ये कह सकते हैं जो आजकल आप देख रहे होंगे ताने वाने लग रहे हैं कि देखें जी हम करें तो चोर, आप करें वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, लेकिन दूसरी तरफ वो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये पॉलिसी ठीक नहीं, क्योंकि वो खुद भी ये पॉलिसी चला रहे थे। तो अपोजिशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा आपके ख्याल में इस पॉलिसी के हवाले से? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप यही बात अभी मेहमद से भी सवाल कर रहे हैं तो मेरे जहन में यही सारा मंजरनामा चल रहा था जो जिसको आपने अभी समराइज किया है। इस एतबार से आई डोंट सी एनी चैलेंज फॉर दिस गवर्नमेंट, इसलिए भी कि इस अपोजिशन की 100 और बुराइयां होंगी, बाकी सारे मसाइल होंगे, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल मैच्योरिटी का वो लेवल जरूर है कि जिसमें ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो आम की पेटियां बेचता है इसको, यार ये देखो इसका कोई कारोबार है, ये यार है, ये चुपके से रातों को फोन करता है, ये यानी इस लेवल की इमेच्योरिटी नहीं होगी पॉलिटिकल के जनाब मोदी का यार गद्दार फला फला फला। और फिर अगेन एज यू सेड कि जब स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ साहब के जमाने में तो जाहिर मामला ये था ना कि वहां तो तहफुजात ये थे कि जनाब आप हमें ऑन बोर्ड नहीं रखते, कभी घर बुला लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। अभी अब्दुल वासिफ साहब ने बताया कि ये वो, तो ये मसाइल थे। जब स्टैब्लिशमेंट भी एक तरफ है और गवर्नमेंट जब डेबिस के साथ खड़ी है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ये नैरेटिव बना लेगी कि जनाब हम तो बात करते थे बराबरी की सतह पर, आप तो बात कर रहे हैं लेट के, आपका तो वो फोन भी नहीं उठाते फिर भी आप मरे जा रहे हैं। ये इस तरह की अपनी सियासत के लिए कोई बयानात हो जाएंगे, लेकिन वो हरगिज भी इस हद तक नहीं पहुंचेंगे कि इस गवर्नमेंट को एक लम्हे के लिए भी ये सोचना पड़े कि यार अपोजिशन ने इतना बड़ा फड्डा डाल दिया है कि अब हम इस वजह से सोचें कि हमें भारत के साथ बातचीत को किस तरह आगे बढ़ाना है। ये बड़ी अहम बात है नाज़रीन, वसीम बदामी ने जो की बहुत अहम बात है, और ये मेरा ख्याल है ये फैक्टर इन हुई है, ये जो जिस तरीके से अनाउंसमेंट आया है, जितने अरसे से इस पॉलिसी पे काम हो रहा है, यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक फॉल आउट होना था इस पॉलिसी का वो फैक्टर इन हुआ है, उस पर सोच विचार हुई है, एंड मुमकिन है कोई बात भी हुई हो, वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगी। लेकिन मेरा भी यही ख्याल है कि ऑपोजिशन की तरफ से उस तरह का शोर शराबा नहीं होगा जो माजी में होता रहा है, और ये एक यानी कि इससे एन मुमकिन है कि अगर ये पॉलिसी आगे बढ़ती है तो इसको मजीद तकवीत मिलेगी। जाहिर बात है बहुत सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वही है जो मालिक साहब ने शुरू में की थी कि हमने देखना है कि आगे से रेसिप्रोकल क्या जो है स्टेप्स क्या होते हैं, वो अगर कुछ नहीं होंगे जाहिर बात है ये पॉलिसी आगे नहीं चल सकती। बहरहाल नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है रीजन में, हमें इसमें नजर रखनी चाहिए क्योंकि हम डोमेस्टिकली इतना कुछ हो रहा है कि कभी कभार जो है वो हमारी नजर जो है वो बड़े इशू से हट जाती है, इसलिए उस पर एक नजर रखना बड़ा जरूरी है। बहरहाल लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आते हैं तो ये PMLN और पीपल्स पार्टी की महाजराई जो है ये बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कल कुछ खबरें आई थी कि एक मीटिंग बुलाने की पेशकश हुई है PDM की ताकि थोड़ा सा मामलात को संभाला दिया जाए, कुछ सियासी दर्जा हरारत नीचे लाया जाए, लेकिन आज फिर कुछ गोलाबारी हो गई। ये क्या हो रहा है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा मालिक, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू हो जाए। ये जो कल बयानबाजी हुई है, कम से कम जब मैंने सुना तो मुझे तो थोड़ी सी हैरत हुई थी कि उसमें जो शिद्दत थी वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो गई थी। मसलन मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा, जरा सुनिए। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है, और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब ये शिकवा हुआ तो फिर जवाब शिकवा बिलावल जरदारी साहब की तरफ से आया। जहां तक सिलेक्टेड की बात है वो तो लफ्ज मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। जी मालिक, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया? पॉइंट ऑफ गो रिटर्न कभी भी नहीं था, पहले ही पता था कि पॉइंट ऑफ ऑलवेज रिटर्न था ये फाद। हम कहते थे कि ये एक अननेचुरल अलायंस है। देखें सबसे बेसिक फर्क क्या था पहले दिन से, पीपल्स पार्टी चाहती थी इमरान खान गिरे, पार्लियामान ना गिरे, निज़ाम ना गिरे।
नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब कहते थे कि सारा निज़ाम गिरे। ये बेसिक क्रिटिकल डिफरेंस था। और पीपल्स पार्टी ने आज भी अपने आप को एक मॉडरेट फोर्स के तौर पे एक पॉसिबल एक कोalition पार्टनर, अगर किसी कोई सेटअप जो उनके दिमाग में पॉसिबिलिटी हो उसके लिए तैयार करके सामने लाए हैं। ये एक अननेचुरल चीज़ थी, जो एक अननेचुरल फिनोमिनन बड़े नेचुरल एंड को पहुंचा है। आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल, हम इस पर कहते रहे थे, तो हैरानी की बात है। और आप कल की बात कर रहे हैं, आज जो चांडियो साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और जो उसमें बजा दिया उन्होंने बाजा, उसके बाद तो बिल्कुल ही रही से कसर पूरी होगी। वो और शहरी इकट्ठे बैठे हुए थे। सो आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड। और वो कहते हैं सिफारतकारी में और सियासत में एक ही चीज़ आपको हॉन्ट करती है और वो होती है आपके अल्फाज। ये जब मीटिंग हुई PDM में और वहाँ मरियम ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की, वहाँ पे जरदारी साहब का रिएक्शन आया, वो चीज़ वहाँ से आगे बढ़ी। उसके बाद ये बाहर आई, बाहर आके इन्होंने फिर उस पर बयानबाजी शुरू की और जौं से इनके साथ वो स्मॉल क्रॉकरी होती है वो भी शुरू होगी PMLN की। सो इन्होंने तो पब्लिकली एक्सक्यूज़ दे दिया पीपल्स पार्टी टू गो इट्स वे मोर ओपनली। अभी तक पीपल्स पार्टी को बड़ा ध्यान से एक कदम उठाना पड़ता था, क्योंकि सारे कहते थे कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ना रिज़ाइन करेगी, ना पीपल्स पार्टी किसी बड़े तरीके से डिसलॉन्च करेगी। तो ये तो पहले ही सबको पता था, तो पीपल्स पार्टी पे बोझ था। इनके रवैये ने पीपल्स पार्टी को वो फिगली फटा दिया, वो खुल के अपनी गेम खेल सके। कल मेरे प्रोग्राम में सारे थे, पीपल्स पार्टी भी, और वो यू हैव टू लिसन टू इट, कितना रूथलेस एक दूसरे का स्लॉटर हो रहा था। मेरा ख्याल है बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन है। PDM जो हम कहते थे 6 माह में फारिग हो गई, सितंबर में शुरू हुई थी PDM, मार्च में इट्स ऑल ओवर। और इशू इस गवर्नमेंट का 2023 तक सरवाइव करना नहीं है, इशू इमरान खान का है कि री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, ये काम चलता रहेगा, ये 19-20 होती रहेगी, प्रेशर्स आते रहेंगे, लेकिन 2023 तक बिल्कुल सुकून से चलेगा, आराम से चलेगा, जहां तक लेकिन गवर्नमेंट में रहने का है। बिल्कुल। लेकिन मेमन इसमें जो बड़ा इशू है, PDM इज अ हिस्ट्री, इज हिस्ट्री नाउ, PDM इज हिस्ट्री। मेमल इसमें जो बड़ा इशू है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपना गहरा तज्जिया जो है करते हैं। और वसीम आप भी प्लीज डू जंप इन जब आपको फील हो। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये किया, उन्होंने, चले हम कहते हैं जी, उन्होंने आउटस्मार्ट कर दिया। एक जरदारी सब पे भारी, उन्होंने सबको चक्कर दे दिया, PMLN को समझ नहीं हुआ क्या हुआ। लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे फायदा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, फायदा हुआ क्या? एक ऑफिस ले लिया, इस्टेब्लिशमेंट के करीब आ गए, ये क्या शॉर्ट टर्म गेम था? जबकि PMLN को क्या फायदा हुआ है? वो अब अपना बयानिए पर खुल के खेल सकते हैं, पॉपुलर सपोर्ट उनके पास है, पंजाब में जो उनका वोट बैंक है वो शायद बढ़ गया है, पीपल्स पार्टी तो कहीं फिगर नहीं करती। तो फिर पीपल्स पार्टी की लॉजिक क्या समझ आती है? क्या उन्होंने छोटे फायदे के लिए एक बड़ी गेम को जो है जाया कर दिया? अच्छा साथ एक तो ये चीज है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये कहना चाहिए कि PDM अभी ही खत्म कोई हो गई है। इवन अगर उसके अंदर अभी तो खैर PDM ने डिसीजन लेनी है कि अगर पीपल्स पार्टी या ANP, क्योंकि उन्होंने एक वायलेट किया है उनका जो एक कंसेंसस डिसीजन थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नून को देने पे, तो इन दो जमातों ने नहीं है, जैसे कि मालिक कह रहे थे। नहीं मेरा नहीं ख्याल। देखिए बात ये होती है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ये समझती डन एंड डस्टेड है। एक तो ये कि अभी तो खैर सारी जमातें इकट्ठी हैं, इवन अगर ये जमातें नहीं भी रह जाती, मतलब अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी होती, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा PDM का, क्योंकि 2 ही बड़ी जमातें थी PDM के अंदर, एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी, और एक क्रेडिबिलिटी आती है कि आपके पास जो उस पूरी तहरीक की आती है। लेकिन उसके साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि ये सब की सब जमातें फर्क हैं। इन सब जमातों ने इलेक्शन लड़ने हैं कल को एक दूसरे के खिलाफ, इन सब की स्ट्रैटेजीज भी फर्क हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी के इस सिस्टम में ज्यादा स्टेक थे क्योंकि खाली इन ऑपोजिशन जमातों में उन्हीं की हुकूमत है सिंध के अंदर, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो रेजिग्नेशन के ऊपर अग्री कर जाएंगे, मेरे ख्याल में सबसे पहले दिन से सबको पता था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है, जिसकी वजह से सॉरी मैं सिर्फ एक जी आप सवाल कर ले, मैं सिर्फ उसी में साथ ही जवाब दे देती अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज कंसीड करना चाहता हूँ बात करने से पहले महबूब, कि जब आप कहते हैं PDM की जमातें, 3 ही जमातें हैं मेन, पीपल्स पार्टी, PMLN और मौलाना साहब, मैं तो पहले ऑन एयर कंसीड करता हूँ, मुझे बाकी सारी जमातों के नाम भी नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि शायद हम चारों में से कोई भी हम में से सारे नाम बता सकता है कि नहीं बता सकता। तो PDM तो शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जिस साहब ने नाम बताया उसको 500 रुपया इनाम दूंगा।
किसी ने नहीं बताया था। मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, मुझे खुदा की कसम मुझे नहीं पता नाम सारे, मैं मेरे नोट्स में पढ़े होंगे, आई कांट नेम देम, ये तो उनकी हैसियत है। मैं तो कह रहा हूं जिस इत्तेहाद में से 33% अब एक झटके में निकाल दें, एक सूबा पूरा निकाल दें, और पीछे सिर्फ एक वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टी रह जाए जिनके मुकदमात हैं, सब कुछ हैं, अगर ये डन एंड डस्टेड नहीं है तो फिर मुझे नहीं समझ आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू हैव योर ओपिनियन। पहले कह रहा हूं कि बाकी नहीं आते हमें। अच्छा, एक तो खैर मेरे ख्याल में वसीम आपके ख्याल में फारिग है, सिर्फ ये पहले एस्टैब्लिश कर लेते, आपके ख्याल में मैमल फील्ड्स के पीडीएम में जान है? मेरे ख्याल में पीडीएम बहाल जरूर है, फाल नहीं है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फारिग है। कहने को बहाल है कि हाँ जी पीडीएम है, पीपल्स पार्टी निकली थोड़ी है, सारी जमात के साथ है, ये सिलसिला रहेगा, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस काम फारिग है मेरे ख्याल में। जी मैमल। अच्छा हाँ, नहीं देखिए, एक तो ये जो है जो हम कहते हैं क्या नेचुरल अलायंस, देखिए एमआरडीबी बाकी भी आए, रहमान साहब ने बल्कि इस पे लिखा भी था, रीमा उमर साहब ने उसे बताया किताब से उनके इक्तबास भी, कि बहुत सारी जैसी तहरीकें होती है और नेचुरल अलायंसेज ही होती है। हमने लॉयर्स मूवमेंट के भी अंदर देखा था, राइट विंग पार्टीज थी, लेफ्ट विंग पार्टीज थी, और भी जमातें थी, तो ये इस तरह की तहरीकों में जाहिर बात है एक नेचुरल अलायंस तो नहीं होती। बेसिकली बात होती है कि आपका एंड गोल क्या है। अगर तो पीडीएम का एंड गोल सिर्फ और सिर्फ ये था कि हुकूमत गिराना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में वो अचीव नहीं होगा। वो मालिक साहब की बात दुरुस्त है कि 2023 तक यही गवर्नमेंट रहनी चाहिए, कोई भी हुकूमत इस तरीके से। लेकिन अगर उनका एंड गोल ये है कि हमने अवाम के जो फैसले हैं हमने उसको सामने लाना है, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, हमने जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत के अंदर है उसको कम करना है, उसको चैलेंज करना है, ये सारी जो चीजें, तो इनके ऊपर तो देखिए अब डिबेट शुरू हो भी गई है। मैं जो चीज कह रही थी कि मुझे इसलिए लगता है कि ये अलायंस इसलिए अभी खत्म उस तरीके से नहीं हुई क्योंकि अभी बजट आना है फहद। बजट के बाद आपको पता है कि बहुत सारी प्राइसेस ऊपर जानी है, टैक्सेस बढ़ेंगे बहुत ज्यादा आवाम के ऊपर। ये इस बजट के बाद एक्चुअली बड़ी बिजलियां गिरेंगी, तो फिर क्या ऑपोजिशन। लेट्स कम बैक टू दैट। मैं जरा वसीम को इन्वॉल्व कर रहा हूं। मालिक, जस्ट कम बैक टू वसीम, ये मुझे बताएं जो फिर पीपल्स पार्टी की अगर आप, यानी आपको जरदारी साहब की लॉजिक समझ आ रही है कि जो कुछ उन्होंने किया उसके पीछे एक्चुअली उनको फायदा क्या हुआ है? सर बिल्कुल आ रही है समझ। जब आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी को मिला क्या, और आपने 3-4 बातें की कि बस ये हो गया कि अपोजिशन लीडर बन गया, ये हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो गई, फला फला फला, बस ये जो जुमला मासूमियत में कह गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल हो गई, बस सारी गेम यही है ना। बस क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये बात समझ ली है, जो कि जाहिर है कि ओपन सीक्रेट है, कि भाई अगर आपकी यानी आपने कहा ना कि पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, जो कि वाकई नहीं है, नून तो थी ना पंजाब में, फिर भी हुकूमत नहीं मिली ना। पंजाब में तो इलेक्शन डे पे सीटें भी ज्यादा थी ना पीटीआई से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हद तक भी, फिर भी इक़्तिदार नहीं मिला ना। और इक़्तिदार से दूरी इसलिए हुई कि जाहिर है मामलात खराब थे। तो भाई जहां जब सिंध में बार बार पीपल्स पार्टी एमकेएम के साथ अलायंस करती थी ना, तो हम पूछते थे कि यार ये आप लोगों के पास तो नंबर भी पूरे हैं, ये आप क्यों इनके पास जाते हो 9-0 यार। वो कहते हैं भाई हमने इतने सालों के बाद एक बात सीख ली, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते यार, इनसे बना के ही चलनी है। पीपल्स पार्टी ने कई हवालों से बात समझ ली है कि भाई यहाँ पंगा नहीं लिया जा सकता। अगर उनके ख्याल में अगर किसी को ये लगता है कि वहां जाकर टक्कर मारनी है तो नवाज शरीफ वो शौक पूरा कर ले और अपना नुकसान उठा ले। हमने बहुत मार खा ली भाई, हमने काम नहीं करना, हम अपने आप को एक्सेप्टेबल रखेंगे ताकि मामला ठीक रहे। इमरान खान की तरह लेट नहीं जाएंगे लेकिन नवाज शरीफ की तरह लड़ भी नहीं जाएंगे, ये उन्होंने हासिल किया, वो ठीक है। अच्छा अब ठीक है, लेट्स टेक क्विक ब्रेक। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है जहां से मैं मालिक के साहब की तरफ कि अगर यही नुक्ता था, अगर यही मकसद था, यानी अगेन अगर हम 6 महीने पहले जाएं, जो अभी मालिक बात कर रहे थे कि 6 महीने में बोरिया बिस्तर गोल हो गया है पीडीएम का, क्या सितंबर में वाकई में पीपल्स पार्टी के जहन में था ये कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एस्टैब्लिशमेंट से कुछ अपनी सी ब्रिज बिल्डिंग करेंगे? क्या ये ओरिजिनली उनके जहन में था, या जैसे मामलात आगे बढ़े और उन्हें लगा कि स्ट्रीट पावर से तो कुछ नहीं हो रहा तो फिर ये एक साइड बेनिफिट उठाया जाए? ये क्या वाकई में ऐसा था? ब्रेक ले लूं, मालिक साहब से की सवाल पूछते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा मालिक, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो पीडीएम का बना था, वो सबने उस पर प्रोग्राम भी किए थे, बड़ा प्रोमिनेंटली छपा, उसमें जगह जगह ये लिखा हुआ था कि जी हमने एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो हर मौके पे ही बात करते थे। तो ओरिजिनली सितंबर में तो फिर कम से कम अगर हम उस डॉक्यूमेंट को सामने रखें तो हमें तो नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का मकसद ही ये था कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से अपने हालात बेहतर करने थे। ये आफ्टर थॉट हुई है या क्या हुआ है?
नहीं, आफ्टर थॉट ही देखें, पहली बात तो यह है कि अगर सारा निज़ाम गिरता है तो पीपल्स पार्टी को क्या कोई फ़ायदा था? कोई फ़ायदा नहीं था। पंजाब में वो फारिग हैं, KPK में वो फारिग हैं, बलूचिस्तान में दे नॉट इन द गेम। उनको बड़ी क्या होना था, सिंध की गवर्नमेंट दोबारा जीत जाते, सिंध जीत जाते तो सिंध में तो अभी भी गवर्नमेंट में है। उनको क्या, दे वर नॉट गेनर्स इन एनीथिंग। बाकी हर किसी को कुछ मिलता था, पीपल्स पार्टी का जो है वही दोबारा मिलता था, तो इसलिए उसमें तो कोई बात नहीं थी। लेकिन सितंबर 2020 में फहद, क्या उनकी परमानेंट बेल हुई भी थी? नहीं हुई, अब हो गई है। क्या अनवर मजीद एंड कंपनी सारे बाहर आके बैठ गए हुए थे? नहीं बैठ गए हुए थे। क्या पिछले साल तमाम शुगर मिल्स की क्रशिंग हुई थी? नहीं हुई थी, इस साल हो गई है। और अब ये शुनीद है कि जो से सारे केसेस हैं नैब के, वो भी सब वापस कराची चले जाएंगे। सो पीपल्स पार्टी हैज़ गेन्ड अ लॉट। और एक चीज़ मैं पहले पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मेमल कह रही थी कि MRD का नेचुरल अलायंस था, अननेचुरल था, लोग कहते थे। वो अननेचुरल नहीं था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी हुई थी। उसको कंपेयर करना एक अलायंस के जिसके 3 लीडरान वो हैं जिनके ऊपर सीरियस नैब केसेस भी बने हुए हैं, जिनके जायदादों के सवाल उठ रहे हैं, जिनके रिश्तेदारों के सवाल उठ रहे हैं, किसी को सजाएं हुई हैं। सो आई थिंक ये अलायंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंसिडरेशंस था। MRD जो सा था वो टोटली डिफरेंट कंसिडरेशंस में था, तो इसमें मिलाना भी ज़्यादती हो जाएगी। कुछ लोगों ने वहाँ अपनी जानें भी दी हैं। सो ये टोटली डिफरेंट अलायंस है। मियाँ साहब आज भी बाहर बैठे हुए। आसिफ ज़दाई ने जो बात की कल मेरे प्रोग्राम में, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ओपनली कहा कि हाँ जी, मियाँ साहब इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि बीमार हैं, वो इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे वो सेफ्टी नहीं है, सब कुछ है। तो वो तो चूज़ करते हैं, खुद बाहर बैठे हुए हैं। अगर इतना इंकलाब आ रहा है तो ही शुड कम बैक। ये बिल्कुल डिफरेंट कंसिडरेशंस का अलायंस है। ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। इसमें जिसको जब जब वो मिलता जाएगा वो साइड पे होता जाएगा। अगर आज मौलाना साहब के साथ कोई कंसेशंस मिल गई उनको, मौलाना साहब ने पहले भी कह दिया हुआ कि बगैर इस्तीफों के तो फजूल बात है, ये दोनों पार्टी में वो दोनों अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज होकर गए थे, अब वो नाराज होकर अलायंस से चले जाएंगे। लेकिन जिसको जो मिल रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो उसका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही है मेमल, अगर ऐसा ही है, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी अब बार बार जो है वो ये इल्जाम लगा रही है PMLN पे कि जनाब ये हमें कह रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गए, लेकिन इनको जब खुद मौका मिलता है तो वो मौका नहीं जाने देते। ये खुद भी इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो अपना कुछ ना कुछ काम करवाना चाह रहे हैं। ये वाकई बात दुरुस्त है, ये वाकई बात दुरुस्त है कि ये मिसमैनेज हुआ है PMLN से और पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं जाता। उन्होंने अपनी सियासत की है और PMLN उस सियासत को समझ नहीं पाई। ये कंक्लूजन ठीक है? देखिए फाद, एक तो ये कहना कि PMLN समझ नहीं पाई या PMLN बहुत पुरानी जमात है, जाहिर बात है समझते तो हर कोई हर चीज ही समझता है ना, पहले दिन से ऐसी तो कोई बात नहीं होती। जो एक ये बात मालिक साहब ने की केसेस की, देखिए अगर ये हुकूमत, मैं सिर्फ इसलिए ये बात करती हूँ, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि अगर ये हुकूमत परफॉर्म कर रही होती तो जितने मर्जी केसेस हो रहे होते ऑपोजिशन के खिलाफ और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा होता, अवाम को फर्क नहीं पड़ना था इतना। मतलब उनके सपोर्टर्स को, वोटर सपोर्टर को जरूर पड़ता, लेकिन एक जो नैरेटिव बनता है ना एक गवर्नमेंट के भी खिलाफ, अगर PDM का एक नैरेटिव एंटी गवर्नमेंट बना था तो इस वजह से हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं थी। और इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि अब जब बजट आएगा और ये इस साल आप देखिएगा कि जिस तरह जब महंगाई जिस तरह से बढ़ेगी तो फिर वो उस बयानिए को ना, उस चीज को स्ट्रेंथ तब मिलती है। मैं उसको अननेचुरल अलायंस इस तरीके से नहीं समझती। ठीक है, डिफरेंट जमातें, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी होंगी, हर चीज इनकी फर्क होगी, एक दो बात के ऊपर मानना जरूरी नहीं, लेकिन उनका जिस तरह आपने जिक्र किया, उनका APC का जो डॉक्यूमेंट था वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। उधर भी बहुत बहस हुई APC के अंदर भी, 10 चीजों के ऊपर हुई, नाम कैसे लिखने हैं, फलानी चीज कैसे करनी है, लेकिन उन्होंने एक लेकर आए वो चीज। और उनके जरूर केसेस के ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है, जरूर ये बातचीत के दरवाजे तो फाहद किसी ने भी बंद नहीं किए ना, वो खाली एक जमात की तो बात नहीं है। वो हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहाँ पर बातचीत के बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये इल्जामात भी इस तरीके से कहना गलत है, लेकिन जो चीज मैंने कहा कि वायलेट किया लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर, वो नहीं करना चाहिए था। और अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर ये हुकूमत के साथ बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स कर ले तो असल बेहतरी तो उसी चीज से आएगी ना। ये क्या फायदा है? लेकिन अब सवाल, आज इलेक्शन करा ले, गवर्नमेंट गिरा के इलेक्शन करा ले, क्या फायदा होगा? उस पर फिर धांधली के इल्जाम। मुझे मेरा एक सवाल है, लेकिन हाँ, क्या PDM का ऑब्जेक्टिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है? वो तो पहले भी बैठ सकते थे सारे पार्लियामान के अंदर, इन्होंने खुद बॉयकॉट किया था। इनका ऑब्जेक्टिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो है नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव तो है कि एक गवर्नमेंट हट जाए और हमारे केसेस खत्म हो जाएं। वो तो रिफॉर्म्स तो एजेंडा है ही नहीं। बिल्कुल वो नहीं था। लेकिन वसीम, फिर अब अगर सूरत हाल यहाँ पे पहुंच ही गई है और हमारे पास 2 साल रह गए, 2.25 साल रह गए, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब कुछ जल्दी इलेक्शन होने का या गवर्नमेंट के
2023 से पहले गिरने के इम्कानात कदरन कम हो गए हैं। अब ये नई अलाइनमेंट हमें नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ चली गई है, पीटीआई के लोग उनकी तारीफें भी कर रहे हैं। आप 2 साल आगे देखें, लेट्स अज्यूम इलेक्शन का वक्त आ रहा है, नेट गेनर कौन रहा है? यानी इस तमाम चीजों से क्या अल्टीमेटली बेनिफिशियरी पीएमएलएन होगी? उसने जिस तरीके से अपनी आपको पोजीशन किया है, पंजाब में अपना वोट बैंक बढ़ाया है, नेट गेनर वो होगी या नेट गेनर पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उसको अब शायद मजीद स्पेस मिल जाए? नजर क्या आ रहा है सर? मेरे ख्याल में अब ये बड़ी रियलिस्टिक सी बात है, अब ये शायद किताबी बात से हटके हो, लेकिन मेरा ख्याल है नेट गेनर आज की तारीख तक और आज की तारीख तक जो है और आगे भी जो आज की बुनियाद पर तज्जिया बनने के लिहाज से पीपल्स पार्टी है गेन करने वाली और नून लीग लूज करने वाली, इसलिए कि बहरहाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कुछ रियलिटीज हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो एक ओपन सीक्रेट है और वो नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद इस पूरी तहरीक के दौरान बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं कि जब दूसरा फरीक इस बात पर रजामंद था कि अच्छा आओ किसी ना किसी मोड़ पे आके बात करते हैं, और जब नून ने स्टडी अपनाया कि नहीं पै जाओ, ये इस्तीफा दो, तुम घर जाओ, नहीं करेंगे बात, पहले इसको भेजो फिर बात करेंगे। नून का मामला इतना खराब है इस वक्त कि इस मामले के साथ तो नून का वोट बैंक मजीद भी बढ़ जाए पंजाब में तो उसको इख्तियार नहीं मिलेगा। अच्छा वैसे मैं इसके तो यानी फिर जी मैंने कहा कि ये जो बात थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, वैसे एपीसी के उन नुकात में थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे और उसके अंदर ये कहा गया था कि बगैर किसी के किरदार के वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें। ये तो उनकी की डिमांड्स में था। वैसे तो अगर वो था तो इमरान खान लेकिन वसीम स्पीकर को क्या बनाइए कमेटी तमाम पार्टीज पे, स्पीकर ने कौमी असेंबली सेक्रेटरी ने मरासला जारी किया, मरियम बीबी ने कहा यहाँ से उठो और निकलो, नहीं करनी हमने तुमसे कोई बात। तो अगर वो डिमांड था तो कर लें बात, बैठ जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। बिल्कुल वसीम, मैं लेकिन बात वही है कि एक्चुअली हुकूमत गिराना मकसद होना ही नहीं चाहिए। ये तो मकसद, वैसे भी वो डिमांड में हुकूमत गिराना तो मकसद नहीं लिखा था ना, कहीं नहीं लिखा था कि हुकूमत जाएगी तो हम फिर आगे बात करेंगे। लेकिन बुनियादी मकसद तो यही था पीडीएम का, हुकूमत गिराना। सेलेक्टेड को घर भेजो, सेलेक्टेड घर जाए, इसके जाए बगैर कोई बात नहीं होगी। नहीं, एक बयानिया चले ही इतना अनरियलिस्टिक बात लेके चले थे कि इस पे फिर आगे और क्या बात बननी थी। और मैं सिर्फ अगर एक जुमले की इजाजत है, आपने सितंबर की बात की थी ना कि सितंबर को पीपल्स पार्टी के जहन में था या नहीं था, मेरा भी ये ख्याल है कि नहीं था। मैं इत्तेफाक से वो जो पहला जलसा सितंबर में हुआ था गुजरांवाला में, वहां मैं कवरेज के लिए मौजूद था। नून लीग के रहनुमा के साथ जलसे से एक रात पहले हम बैठे थे, तो मैंने अपनी राय दी कि सर ये पीपल्स पार्टी ने आगे जाके इस्तीफे तो कभी नहीं देने। अगले दिन जलसा हुआ, जलसे में नवाज शरीफ साहब ने हम सबको हैरान कर दिया, पहली मर्तबा नाम लेके, मैं खुद वहां पे था। जब ये हुआ मैं नून लीग के लीडर के साथ खड़ा था, मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा सर पीपल्स पार्टी की आज के बाद से लॉटरी लग गई है, क्योंकि आप झगड़े को ले गए नेक्स्ट लेवल पे। अब आपका पड़ना है फड्डा और इन्होंने कहना है कि भाई ये आदमी सब तक पंगा ले रहा है, हमने तो सब तक नहीं लेना। तो नेचुरली उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर एस्टेब्लिश होना है, आपसे पड़ना है फड्डा और उनकी लॉटरी निकलनी है, वो उनकी निकल गई है। और लॉटरी ऐसी निकली है कि अब तमाम तर पीडीएम के जो प्लान्स थे वो फिलहाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, तो होल्ड पे आ गए हैं, और उससे फ़ायदा जो हुआ है वो गवर्नमेंट को हुआ है। और ऐसा हुआ है कि अब उसको हर हवाले से जो उस पर प्रेशर आया था वो उठ गया है। प्रेशर अगर रह गया है तो वो ओरिजिनल प्रेशर ही है, और वो है अपनी कारकर्दगी का। अब वो कैसे पूरा करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।